जय हिंद साथियों। मैं राहुल गोयल ज्योतिष आर आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने संविधान सभा से लेकर संविधान संशोधन तक कंप्लीट किया था, जहां पर हम लोगों ने संविधान सभा, प्रस्तावना, स्रोत, विशेषताएं, भाग, अनुसूचियां और संविधान संशोधन तक बढ़ा था। यानी हम लोगों ने बहुत जल्दी से जो मेन मेन बातें एग्जाम के लिए ध्यान में रखने की हैं उसको रिवाइज किया। आज हम लोग चार टॉपिक करेंगे। पहला मूल अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा मूल कर्तव्य और चौथा लोकल गवर्नमेंट। और कल फिर हम लोग करेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम लोग किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट हो सकती हैं उनसे संबंधित जो फैक्चुअल जानकारी है उसको कवर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप संविधान सभा, संविधान संशोधन, प्रस्तावना, मूल अधिकार, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में सबसे पहली बात कि हमारे यहां मूल अधिकार की सबसे पहले जो मांग की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में जो स्वराज विधेयक पेश किया था उसमें की थी। हालांकि उसके अंदर खुलकर वो मांग नहीं की गई थी, लेकिन पहली बार मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के बिल में की गई थी। आगे चलकर 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू, जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, उसमें भारत के नागरिकों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। आपको शायद अनुमान होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 में कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा जो इस बात का मूल्यांकन करेगा कि भविष्य में भारतीयों को कौन से अधिकार देने हैं। और 1927 में 2 साल पहले ही साइमन कमीशन बनाया गया। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन में क्योंकि एक भी भारतीय नहीं था, इस बात को लेकर भारतीयों में बहुत बड़ा गुस्सा था, ऐतराज था। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तब ब्रिटेन के सचिव, यानी ब्रिटेन के अंदर जो भारतीय सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को यह चुनौती दी थी कि आप एक ऐसा संविधान तैयार करें जिन पर भारत के सभी राजनीतिक दल सहमत हो। और उसी का परिणाम था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के ही ऑपोजिट के अंदर, उसके ऑपोजिशन में जिन्ना की 11 सूत्री मांग आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर पहली बार हमारे यहां औपचारिक रूप से मूल अधिकारों की मांग की गई। आगे चलकर 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ और कराची अधिवेशन में मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव को पास किया गया। 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति बनी। तेज बहादुर सप्रू समिति ने कहा कि भारत के नागरिकों के अधिकारों को दो भागों में बांटा जाए। एक वे अधिकार जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय हो और दूसरे वे अधिकार जो न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय हो। और इसी बात को आगे चलकर एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम था मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी और इस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस कमेटी की सब कमेटी का नाम था मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। आगे चलकर इसी बात को स्वीकार करते हुए संविधान सभा के सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव ने एक संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया जिसमें अधिकारों को दो भागों में बांटा गया था। एक जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय होंगे और दूसरा जो न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय होंगे। परिवर्तनीय का मतलब कि जिनका उल्लंघन होने पर न्यायालय राज्य को बाध्य कर सकता है उन्हें लागू करने के लिए, जिन्हें हम लोग मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। और वे अधिकार जिन्हें न्यायालय राज्य को बाध्य नहीं कर सकता उन्हें हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं। तरीके से हमारे संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा गया। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित माने जाते हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक मेंशन है। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 वर्गों में बांटा गया था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। वर्तमान में मूल अधिकारों को 6 वर्गों में बांटा जाता है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक मेंशन किए गए। हमारे संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक ऐसा अधिकार पत्र जिसमें बहुत सारे अधिकार लिखित रूप में प्रदान किए जाएं। ब्रिटेन की महारानी ने पहली बार अपने सामंतों को इस प्रकार का अधिकार पत्र जारी किया था, और हमारे संविधान का भाग 3 बहुत सारे अधिकारों को प्रदान करता है, इसलिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मूल अधिकार किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करते हैं। कई बार ये सवाल रहता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब यह होता है कि जहां एक और मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और लोकतंत्र का मतलब केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार का लोकतंत्र होता है। इसलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ध्यान में रखिएगा, मूल अधिकार भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकारों का स्वरूप कैसा है? तो प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय आपके मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्यकारी है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की गारंटी व सुरक्षा प्रदान करता है। भारत का कोई भी नागरिक फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर सीधा उच्चतम न्यायालय जाने की शक्ति रखता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ये उच्चतम न्यायालय की एब्सोल्यूट पावर है, केवल व्यक्ति उच्चतम न्यायालय ही जा सकता है, वह उच्च न्यायालय भी जा सकता है। यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का राइट्स रखते हैं, दोनों के पास ये शक्ति है। आर्टिकल 14, 19, 21 इन 3 आर्टिकल को हमारे संविधान में स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी में कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाता, हालांकि मूल संविधान में किया जा सकता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा यह कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल में यानी नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जाएगा। मूल अधिकार स्थायी नहीं होते, इसका मतलब यह नहीं है कि मूल अधिकार स्थायी हैं, उनमें संशोधन हो सकता है, उनमें परिवर्तन हो सकता है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेंडमेंट क्या होता है। संशोधन का मतलब होता है एडिशन करना, रिपील करना या फिर वेरिएशन करना, कुछ जोड़ना, कुछ घटाना या कुछ परिवर्तित करना। मूल अधिकारों की नेचर स्थायी नहीं है, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया, हमने आर्टिकल 21 से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में जोड़ा। अधिकारों की नेचर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की मानी जाती है। जहां मूल अधिकार राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे कि राज्य 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, उसके लिए विधि बनाएगा। तो नकारात्मक नेचर भी है कि राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की नेचर रखते हैं। मूल अधिकार असीमित नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मूल अधिकार एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है। हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से बंधी है, अर्थात हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो न्यायालय की अवमानना के विरुद्ध हो या फिर अपराध उद्दीपन, लोग अपराध करने के लिए उत्तेजित होते हो, भारत की राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में डलती हो, लोक व्यवस्था बिगड़ती हो, भारत के दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब होते हो। तो ध्यान में रखिएगा, भारत में जो फंडामेंटल राइट हैं वो अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वह पाबंदियां जो उचित हैं। अधिकांश मूल अधिकार स्वयं परिवर्तित है, यानी उनको लागू करने के लिए कोई लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं
जिन्हें लागू करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ऐसा कोई भी कार्य जो अस्पृश्यता को जन्म देता है वो अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो ये जो विधि है ये संसद ने बनाई है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। आर्टिकल 21 में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया, जो कि 2010 में लागू हुआ। तो कुछ मूल अधिकार स्वयं परिवर्तित होते हैं, लेकिन कुछ के लिए लॉ बनाना पड़ता है। आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, पहले 7 होती थी मूल संविधान में, यानी संपत्ति के अधिकार वाली भी होती थी, जिसे हमने हटा दिया। 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? पहला, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। भारत में कहीं भी आबाद संचरण का अधिकार। भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये जो 6 स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में दी गई हैं, ये अगर भारत में युद्ध होता है या बाहर से आक्रमण होता है और उसके आधार पर आर्टिकल 352 लगाया जाता है, तो आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं। इसके लिए राष्ट्रपति को कोई अलग से घोषणा जारी नहीं करनी पड़ती। वहीं सशस्त्र विद्रोह के मामले में राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि कौन से मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा रहा है। वो 19 भी हो सकता है, लेकिन उसमें बताना पड़ता है। निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को रहता है, और ये निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन केवल आपातकाल में होता है, और आपातकाल में राष्ट्रपति को ही मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है। लेकिन निर्बंधित, रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। ये सामान्य परिस्थितियों में भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो हमारे यहाँ आर्मी में, सशस्त्र बलों में, रॉ में, इंटेलिजेंस में काम करते हैं, उनके मूल अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार आर्टिकल 34 के तहत अगर भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि, मार्शल लॉ लागू हो, तो वहां पर कुछ समय के लिए या जब तक सेना विधि लागू है, वहां के नागरिकों के अधिकारों को निर्बंधित किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, सस्पेंड करने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है, जबकि रिस्ट्रिक्शन करने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिले हैं। भारत के नागरिकों को सभी अधिकार मिले हैं, मूल अधिकार, लेकिन ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिले हैं, अर्थात गैर नागरिकों को नहीं मिले। इन 5 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिले हैं, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो अन्य देशी व्यक्ति हो, शरणार्थी हो, राज्य विहीन व्यक्ति हो। आर्टिकल 13 जो एक मेन आर्टिकल है, जिससे एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है। आर्टिकल 13 3 प्रकार के सिद्धांतों को अंतर्निहित मानता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। पहला, जुडिशियल रिव्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान या जुडिशियल रिव्यू कहां से, किस आर्टिकल से मिलती है, तो आर्टिकल 13, और आर्टिकल 13 में भी आर्टिकल 13 क्लॉज नंबर 2। हालांकि हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को देता है। दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन के सिद्धांत का मतलब होता है कि ढक देना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा कानून है जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो ए गोपाल बनाम मद्रास राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन के सिद्धांत को, यानी ग्रहण के सिद्धांत को दिया। अगर कोई भी कानून, चाहे वो कोई भी कानून हो, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो अगर मान लीजिए कि उस कानून में 10 धाराएं हैं, 10 धाराओं में से कोई 2 धारा हमारे, या पूरा कानून मान लीजिए, पूरा कानून या कोई धारा अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो हम उस कानून को ढक देते हैं। हमें उसे खारिज करने की या समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 10 धाराएं हैं, 2 धाराएं मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, तो 2 धाराओं को ढक दिया जाएगा, बाकी 8 धाराएं लागू रहेंगी। तो ये होता है आच्छादन का सिद्धांत, यानी ग्रहण का सिद्धांत। तो ये आच्छादन का सिद्धांत ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट में दिया। और पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन करने का सिद्धांत, ये भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में आया। शुरुआत में ये केवल संविधान के लागू होने से पहले के कानूनों पर था, लेकिन गुजरात बनाम श्री अंबिकल मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिद्धांत संविधान पूर्व और संविधान पश्चात
दोनों प्रकार के कानूनों पर लागू रहेगा। इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो कि आर्टिकल 13 पर आधारित है, उसमें इन सिद्धांतों को समझाया गया है। तो ये था मूल अधिकारों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम लोग केवल मेन मेन बातों को पढ़ रहे हैं। अगर आप सभी मूल अधिकारों को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप एक एक मूल अधिकार को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें एक अनुदेश प्रपत्र का प्रावधान था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा यानी वाइसराय के द्वारा प्रांतों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे। तो हमारे यहाँ डीपीएसपी की जो नेचर है या जो डीपीएसपी का प्रावधान है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्रों से मिलता जुलता है। डीपीएसपी का प्रावधान कहां से प्रभावित है, तो आयरलैंड से प्रभावित है। हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन वाक्य में डीपीएसपी केवल आर्टिकल 38 से 51 तक है, क्योंकि आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा बताता है और आर्टिकल 37 डीपीएसपी की नेचर और उसके महत्व के बारे में बताता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप कैसा है? पहला, गैर न्यायोचित है, अर्थात अपरिवर्तनीय है। इसका उल्लंघन होने पर आप कोर्ट तो जा सकते हैं, लेकिन न्यायालय राज्य को बाध्य नहीं कर सकता कि आप इन्हें लागू करें। अर्थात इनका स्वरूप कैसा है? गैर न्यायोचित है, अपरिवर्तनीय है, और इसके साथ साथ डायरेक्टिव है, निर्देशात्मक है। इसका नाम ही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात जब राज्य नीति बनाएगा तो इन तत्वों को ध्यान में रखकर बनाएगा। ये राज्य को दिशा दिखाते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। डीपीएसपी को देश के शासन के मूलभूत माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे देश के शासन के मूलभूत माना जाता है, तो डीपीएसपी को माना जाता है। बेशक इनकी नेचर गैर न्यायोचित है, अप्रवर्तनीय है, निर्देशात्मक है, उसके बावजूद इन्हें देश के शासन के मूलभूत तत्व स्वीकार किया गया है। डीपीएसपी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करते हैं, यानी सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करना डीपीएसपी का उद्देश्य माना जाता है। आर्टिकल 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तीनों प्रकार के शब्दों का उल्लेख करता है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय या तो आपको प्रस्तावना में मिलेगा या केवल आर्टिकल 38 में मिलेगा, जहां तीनों शब्द एक साथ लिखे हुए हैं। लेकिन डीपीएसपी भारत के अंदर सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल देते हैं। डीपीएसपी भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर आधारित है, और इसका आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें रहने वाले सभी लोगों को एक बेहतर समाज या बेहतर अवसर मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया। वहीं ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा और सामाजिक दर्शन कहकर बताया। बाल गंगाधर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी के बारे में कहा कि इसके पीछे जो फोर्स है, लागू करने वाला जो बाध्यकारी बल है, वो पब्लिक ओपिनियन है, ना कि न्यायालय। मूल अधिकारों के पीछे जो बाध्यकारी बल है वो न्यायालय काम करता है, लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के पीछे जो फोर्स काम करती है वो जनमत है, ऐसा भीमराव अंबेडकर ने कहा। अब तक डीपीएसपी में 4 बार संशोधन हो चुके हैं। 42वें संशोधन के द्वारा हमने आर्टिकल 39 में क्लॉज नंबर F को जोड़ा, यानी ये कोई नया आर्टिकल नहीं था। आर्टिकल 39 के अंदर पहले 5 प्रावधान दिए गए थे, उसमें हमने 6ठा प्रावधान जोड़ा, 3 नए आर्टिकल जोड़े, 39A, 43A, 48A। 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने आर्टिकल 38 में क्लॉज नंबर 2 को जोड़ा। 86 अमेंडमेंट के द्वारा हमने आर्टिकल 45 की परिभाषा को बदला। पहले उसमें लिखा होता था 6 साल से लेकर 14 वर्ष, अब हमने किया 6 साल से कम आयु के बच्चों के बारे में। वहीं 97 अमेंडमेंट के द्वारा हमने आर्टिकल 43B को जोड़ा, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की बात कही गई। 25th अमेंडमेंट 1971, ये अधिनियम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि अगर भारत सरकार 39B और 39C ब्रैकेट के अंदर इनको लागू करने के लिए विधि बनाती है तो वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी, यानी 39B और C को
मूल अधिकार में अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता दी जाएगी। आर्टिकल 39B(c) में क्या है? पहला, उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण तथा समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण व स्वामित्व। 39B और C इन दोनों को लागू करने के लिए अगर सरकार कोई कार्य करती है तो वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मूल अधिकारों का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इन कानूनों को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे चलकर संसद ने एक अमेंडमेंट और किया, 42वां संशोधन, और इसमें आगे बढ़कर यह कहा गया कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता दी जाती है। तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मामला था मिनर्वा मिल्स मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में विरोध नहीं है, इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना ही हमारे संविधान का मूल ढांचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी डीपीएसपी, और मूल अधिकारों के बीच में संतुलन स्थापित करना ही हमारे संविधान का मूल ढांचा है, और 25वें संशोधन को वैध माना। केटी शाह ने डीपीएसपी की आलोचना करते हुए कहा कि डीपीएसपी एक अतिरिक्त कर्मकांडी है और ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान होना बैंक के संसाधनों पर निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आया है। नजरुद्दीन ने कहा डीपीएसपी के बारे में कि ये नए साल के रेजोल्यूशन की तरह हैं जो कि जनवरी में ही टूट जाते हैं। टीटी कृष्णामाचारी ने डीपीएसपी को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहकर संबोधित किया। केसी वियर ने इसे लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र या धार्मिक उपदेश कहकर संबोधित किया। बेनेगल नरसिंह राव ने डीपीएसपी को नैतिक उपदेश कहकर इसकी आलोचना की या फिर उसको समझाया। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे कर्मकांडी आकांक्षा कही। ये सब आलोचनाएं इस कंटेक्स्ट में की जाती हैं कि डीपीएसपी की नेचर गैर न्यायोचित है, इसलिए इस प्रकार के कथन दिए गए। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार आपस में संबंधित और अविभाज्य माने जाते हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन हुआ और 42वें संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये आप साइड में जो एक इमेज देख पा रहे हैं, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति और उसके सदस्यों के नाम है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में टोटल 12 लोग थे। सरदार स्वर्ण सिंह उस समिति के अध्यक्ष थे और बाकी 11 मेंबर थे। भारत में मूल कर्तव्यों के प्रावधान सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, से प्रभावित हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। हमारे संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों के लिए भाग 4 क अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। उसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, क्योंकि 86वें संशोधन के द्वारा हमने 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा। मूल कर्तव्यों का जो स्वरूप है वो भी गैर न्यायोचित है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया ऐसा कि मूल कर्तव्यों का स्वरूप कैसा है। जैसे मूल अधिकारों का स्वरूप न्यायोचित है, ये मेंशन है। आर्टिकल 37 में ये मेंशन है कि डीपीएसपी अनइनफोर्सेबल है, यानी गैर न्यायोचित है। लेकिन मूल कर्तव्यों के संदर्भ में ऐसा लिखा नहीं गया। लेकिन मूल कर्तव्यों का नेचर भी अनइनफोर्सेबल माना जाता है। इसके अलावा एक कमेटी और बनी थी मूल कर्तव्यों के संदर्भ में, वर्मा समिति। उसका संबंध मूल कर्तव्यों के प्रचलन से या प्राचलन ऑपरेशन से रहा। तो ये हमारे आर्टिकल 51A के अंदर 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलो, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, इन तीनों के बारे में जो बेसिक जानकारी एग्जाम के लिए फटाफट पढ़ सकते थे, हमने उसको कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है, ग्रामीण स्थानीय शासन, दूसरा नगरीय स्थानीय शासन। ग्रामीण शासन के अंदर हम लोग पंचायतों को पढ़ते हैं और नगरीय स्थानीय शासन में हम लोग नगर पालिकाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज की। पंचायती राज और नगर पालिकाओं के बहुत सारे प्रावधान मिलते जुलते हैं, इसलिए पंचायती राज को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए एक वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव पेश किया गया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन का एक विशेष प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और इसीलिए लॉर्ड रिपन को लोकल गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसके अंदर 2 विषय बांटे गए थे, आरक्षित और हस्तांतरित।
और इसमें लोकल गवर्नमेंट को हस्तांतरित विषयों में रखा गया। वर्तमान में स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के अंदर 5वें नंबर पर आता है। मूल संविधान में पंचायतों के संदर्भ में केवल आर्टिकल 40 था, जिसमें कहा गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन करने का प्रयास करेगा। फिर एक बार भारत सरकार ने, संसद ने 64वें संशोधन के द्वारा लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक मान्यता देने की कोशिश की। हालांकि यह संशोधन पास नहीं हो पाया। आगे चलकर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पेश किया गया, जो कि लोकसभा से 22 दिसंबर 1992 को पास हुआ, राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को पास हुआ। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन भारत में लागू हुआ और 24 अप्रैल को ही भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में बनाया जाता है। इस अमेंडमेंट के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने भाग 9 को जोड़ा, या फिर आप कह लीजिए कि भाग 9 जो पहले था हटा दिया गया था उसको दोबारा से जोड़ा। भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक प्रावधान दिए गए हैं। इसी 73वें संशोधन के द्वारा हमने संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा और 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं पंचायतों के संदर्भ में कुछ मेजर कमेटीज। पहली कमेटी थी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 की है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज के लिए नहीं हुआ था, इसका गठन हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए। इसकी रिपोर्ट का नाम था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और इसकी प्रमुख सिफारिश थी कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, जो भारत में अपनाई गई। और इस कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान का नागौर जिला पहला था जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई, जो कि पंचायती राज व्यवस्था पर बनाई गई थी। इसमें बहुत सारी सिफारिशें थी, लेकिन अशोक मेहता समिति की सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। इसने सबसे पहले द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की और पंचायती राज विकास मंत्री के बारे में, पंचायती राज विकास मंत्री के पद के बारे में बात कहा, न्याय पंचायतों के गठन की बात कही, पंचायतों के अंदर राजनीतिक दल भागीदारी ना हो, इस पर बात कही। लेकिन अशोक मेहता समिति की जो प्रमुख सिफारिश थी वो थी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 1978 में बनी दांतेवाला समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पर प्लानिंग से जुड़ी थी। 1984 में बनी हनुमंतराव समिति, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग से जुड़ी थी। 1985 में बनी जीवी के राव समिति, जिसका संबंध था ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के संबंध में। जीवी के राव समिति योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी। इस कमेटी ने कहा कि भारत के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, ये इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि इसका मेन कारण था नौकरशाही। तो इन्होंने नौकरशाही की आलोचना करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति बनी, जिसका संबंध लोकतंत्र एवं विकास में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवीकरण से था। और इस समिति की सिफारिश पर, या फिर आप कह सकते हैं कि एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही। 1988 में पी.के. थुंगन समिति बनी, जिसका संबंध पंचायती राज के राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए था। अब आते हैं मेन प्रावधानों पर। सबसे पहले आर्टिकल 243 में परिभाषाएं बताई गई हैं। जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या, ग्राम। आर्टिकल 243A ग्राम सभा के बारे में बताता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा तय करेगा कि ग्राम सभा किन शक्तियों का उपयोग करेगी। लेकिन ग्राम सभा की परिभाषा आर्टिकल 243 ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर बी में दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि ग्राम सभा गांव के उन सभी लोगों से मिलकर बनेगी जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है। पंचायतों का गठन आर्टिकल 243B, इसमें कहा गया कि भारत में वह राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन अनिवार्य है, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर। ध्यान में रखिएगा कि हमारे संविधान में भाग 9 में ग्राम स्तर की पंचायत, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत और जिला स्तर की पंचायतों के नाम नहीं बताए गए हैं। ये राज्य की विधानमंडल तय करेगी कि उनके नाम क्या होंगे। जैसे कई जगह मध्यवर्ती स्तर की पंचायत को जनपद पंचायत कहते हैं, कहीं पंचायत समिति कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा
केवल त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। उसके नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। और 20 लाख से अगर कम आबादी है किसी राज्य की तो वहां पर 2 टायर सिस्टम रहेगा। पंचायतों की संरचना व चुनाव की अगर हम बात करें तो कहा गया कि पंचायतों के अंदर कितने मेंबर होंगे, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत, उसकी संरचना क्या होगी, ये राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा। पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट डालकर करेगी, जबकि जो अध्यक्ष होते हैं, ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उसका चुनाव डायरेक्ट होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि डायरेक्ट होगा, उसमें लिखा है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगी कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से होगा। लेकिन जो मध्यवर्ती और जिला पंचायत है उसके अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होगा, यह मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। रिजर्वेशन के अंदर कहा गया है आर्टिकल 243D में SC ST को टोटल कुल आबादी में उनकी आबादी के अनुपात में मिलेगा। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व होंगी और ओबीसी का रिजर्वेशन कहा गया, संविधान में नहीं बताया गया कि कितना होगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगी कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना या कितना देना है, क्योंकि भाग 9 पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 2 प्रकार के प्रावधान होते हैं, एक होते हैं अनिवार्य और एक होते हैं ऐच्छिक। अनिवार्य जो प्रत्येक राज्य के लिए गठित करना या राज्य को मानना जरूरी होता है, और ऐच्छिक जो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण रखना यह अनिवार्य है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण देना है नहीं देना यह राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है। और भारत में ये सभी राज्य जो आप ब्लैक कलर के बॉक्स में देख रहे हैं, ये भारत के वे राज्य हैं जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया है। कम से कम 1/3 अनिवार्य है, 1/3 से ज्यादा हो सकता है, 1/3 से कम नहीं हो सकता। पंचायतों की अवधि प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष मानी जाती है। कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करवा लिए जाते हैं 6 महीने के अंदर। अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो नवगठित पंचायत केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए आती है। जैसे लोकसभा अगर भंग हो जाए, नए चुनाव होते हैं तो पूरे 5 सालों के लिए आती है, लेकिन पंचायतों और नगर पालिकाओं में ऐसा नहीं होता। अगर पंचायत भंग हो जाती है समय से पहले तो जो नई पंचायत होगी वो केवल शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगी। अगर बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने ही बचा है तब नहीं चुनाव होते हैं, तब पंचायत को भंग नहीं किया जाता। जब नई जो पंचायत आती है वो पूरे 5 सालों के लिए आती है। नगर पालिकाओं की अवधि भी सेम रहती है, बस एक चीज ध्यान में रखिएगा कि नगर पालिकाओं को भंग करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर मिलता है, पंचायतों के मामलों में ऐसा नहीं होता। सदस्यों की निर्भरताएं जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा तय करे। पंचायतों नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने की जो आयु है वो 21 वर्ष है। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व का संबंध आर्टिकल 243G से है, जिसमें कहा गया है कि पंचायतें सामाजिक और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगी, योजनाएं बनाएंगी और 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं उन विषयों पर बनाएंगी। लेकिन ये राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा कि ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत, इन तीनों पंचायतों को 29 विषयों में से किन विषयों पर योजनाएं या कार्यक्रम बनाने का अधिकार मिलेगा। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 243I में किया गया है, पंचायतों के लिए 243I में और जबकि नगर पालिकाओं के लिए 243Y में, लेकिन है एक ही। और इसलिए मेन आर्टिकल याद रखिएगा 243I, क्योंकि वाई में भी लिखा है कि नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का संबंध उसी आयोग से है जो कि पंचायतों से है। तो 243I पर ध्यान में रखिएगा। इसमें प्रत्येक राज्यपाल 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है और वित्त आयोग का काम होता है पंचायतों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। कहां तक पंचायतों या फिर नगर पालिकाओं के खातों की जांच यानी ऑडिट करने की बात है तो यह राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर तय करता है। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243K पंचायतों के लिए 243K, नगर पालिकाओं के लिए 243ZA, लेकिन वास्तविक में एक ही होता है क्योंकि नगर पालिकाओं वाले आर्टिकल में लिखा होता है कि इसका संबंध उसी राज्य निर्वाचन आयोग से है जो कि आर्टिकल 243K में मेंशन है। तो इसको मेन रूप से ध्यान में रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243K से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कहां लागू नहीं होता, यह ध्यान में रखिएगा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन 3 राज्यों के अंदर
73वें संविधान संशोधन को लागू नहीं किया जाता। जो अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां पर इन्हें लागू नहीं किया जाता। मणिपुर के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां पर जिला परिषद है। पश्चिम बंगाल, जहां पर दार्जिलिंग वाला पर्वतीय परिषद है, वहां पर भी 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान लागू नहीं होते। और सबसे बढ़कर अरुणाचल प्रदेश में ये जो अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन का प्रावधान है, ये वहां पर लागू नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं नगर पालिकाओं की। भारत में, आधुनिक भारत में पहली नगर निगम 1687 में मद्रास में स्थापित हुई। आगे चलकर 1726 में बंबई और कलकत्ता में स्थापित की गई। 1907 में नगर पालिकाओं के संदर्भ में ब्रिटेन के द्वारा एक रॉयल आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष का नाम था हाब हाउस। 1924 में जो छावनियां होती हैं, कैंटोनमेंट होता है, उसका जो अधिनियम पारित हुआ, आज भी यही लागू है। नरसिम्हा राव की सरकार में ही 74वां संशोधन हुआ। इसके द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई और 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन भारत में लागू हुआ। अधिनियम 1992 का है, लागू हुआ 1 जून 1993 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, संविधान में नया भाग 9 क जोड़ा गया और आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक जोड़े गए। और इसी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। इसमें आर्टिकल 243 में परिभाषाओं में समिति, जिला, महानगर क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका, पंचायत, जनसंख्या का उल्लेख है। आर्टिकल 243 में नगर पालिकाओं के गठन में बताया गया है कि भारत में त्रिस्तरीय नगर पालिकाएं होंगी और उसके नाम भी बताए गए। नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र में, नगर पालिका परिषद लघु नगरीय क्षेत्र में और नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्र में। संक्रमणशील क्षेत्र वो होता है जो ना तो पूरी तरह से गांव है, ना ही पूरी तरह से नगर है, तो वहां बनती है नगर पंचायत। जो छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर बनती है नगर पालिका परिषद, और जो बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां गठित की जाती है नगर निगम। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्षेत्र संक्रमणशील है, लघु है या बृहद है? तो आर्टिकल 243 में यह भी बताया गया कि 5 पैरामीटर के बेस पर तय किया जाता है। पहला, उस क्षेत्र की जनसंख्या। दूसरा, उस क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व। तीसरा, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगारों का प्रतिशत। स्थानीय शासन से प्राप्त राजस्व कितना है और आर्थिक महत्व क्या है। इन 5 पैरामीटर के आधार पर राज्यपाल तय करता है कि कौन सा क्षेत्र संक्रमणशील क्षेत्र है, कौन सा लघु है और कौन सा बृहद नगरीय क्षेत्र है। नगर पालिकाओं के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, यानी नगर पालिकाओं में तीनों नगर पालिकाओं के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता चुनती है। नगर पालिकाओं की संरचना राज्य की विधानमंडल तय करती है और तीनों ही नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट गलत बोल दिया मैंने कि इनडायरेक्ट का मत, इनडायरेक्ट कहना गलत होगा। तीनों ही स्तरों की जो नगर पालिकाएं हैं उनके अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से होगा, ये राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। जैसे मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत में इनडायरेक्ट होगा, ये मेंशन किया गया है। ग्राम पंचायत में राज्य विधानमंडल तय करेगी। उसी प्रकार जो ये तीनों नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इन तीनों ही स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव किस प्रक्रिया से होगा, ये राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा तय करेगा। आर्टिकल 243S वार्ड समितियों के बारे में बताता है। इसमें यह कहा गया कि सामान्यतः 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 243W नगर पालिकाओं के प्राधिकार शक्तियों के बारे में बताता है। आर्टिकल 243W में यह बताया गया कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए 12वीं अनुसूची के 18 विषयों पर नगर पालिकाओं को योजनाएं बनाने का अधिकार होगा, लेकिन राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा कि इन 18 विषयों में से नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम कौन सी अथॉरिटी रखेंगी। अब बात करते हैं जिला योजना समिति, आर्टिकल 243ZD। जिला योजना समिति का मतलब एक जिले के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एक रूप देकर एक पूरे जिले की विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए बनती है। जिला योजना समिति की संरचना, योग्यता सब राज्य का विधानमंडल तय करेगी, लेकिन ध्यान में रखिएगा जितनी भी जिला योजना समिति के अंदर सदस्य संख्या होगी उसका 4/5, ये 4/5 ध्यान रखना है। 4/5 सदस्य, मान लीजिए कि 20 है तो 20 का 4/5 यानी 16। ये जो 16 लोग हैं ये उस जिले के अंतर्गत जो पंचायतें, नगर पालिकाएं आती हैं
उसके जो पहले से निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं में से चुने जाएंगे। इसी प्रकार महानगर योजना समिति पूरे महानगर के अंतर्गत आने वाली पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एक रूप देने के लिए बनती है, और इसमें भी राज्य का विधानमंडल तय करती है विधि बनाकर कि महानगर योजना समिति की संरचना, मेंबर कितने होंगे, योग्यताएं कितनी होंगी, कार्य कितने होंगे। लेकिन इसमें 2/3 कि जितनी भी एक महानगर योजना समिति की संख्या होगी उसका 2/3 उस महानगर के अंतर्गत पंचायतों के अध्यक्षों में से और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। तो ये कुछ मेन बातें थी जो कि आपको फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और लोकल गवर्नमेंट के अंदर ध्यान में रखनी थी। तो हम लोगों ने संविधान सभा से लेकर संविधान संशोधन तक कल कवर किया था। आज हम लोगों ने मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और लोकल गवर्नमेंट को जो मेन बातें हमें ध्यान में रखनी थी उसको कवर किया। मैंने पहले ही शुरुआत में बताया कि अगर आप में से इसमें से किसी भी मूल अधिकार के बारे में जो भी देखना चाहते हैं आर्टिकल वाइज, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 टॉपिक बचे हैं और जो हम लोग करेंगे कल। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी और एक क्विक रिवीजन हो पाया होगा, क्योंकि पढ़ तो आप लोग चुके हैं, बस एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन लेक्चर को रखा गया था। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कोई सुझाव हो तो बताइएगा। थैंक यू।